नमस्कार विद्यार्थी मित्र, देवियों और सज्जनों। प्राध्यापक संभाजीराव कदम द्वारा आयोजित हिंदी ब्रिज कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिवाजी उत्तम चौरे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देवूर। महाविद्यालय की ओर से यह कोर्स गठित किया गया है 12वीं कक्षा से बीए भाग 1 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए। विभिन्न विद्या शाखाओं से बीए भाग 1 विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए यह कोर्स बनाया गया है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य से परिचित करना, हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं से परिचित करना, हिंदी साहित्य की चिंतन धाराओं से परिचित करना, साहित्य सर्जन से परिचित करना, मौलिक साहित्य से परिचित करना, राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी से परिचित करना इस पाठ्यक्रम का प्रधान उद्देश्य है। बीए भाग 1 में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र को हिंदी भाषा और साहित्य से परिचित करना इस पाठ्यक्रम का प्रधान उद्देश्य है। राजभाषा, राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा से परिचित करना भी इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। हिंदी साहित्य से संबंधित सभी विधाओं से परिचित करना इस पाठ्यक्रम का प्रधान उद्देश्य है। हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास से सामान्य रूप से परिचित करना भी इस पाठ्यक्रम का प्रधान उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही यह बीज कोर्स का पाठ्यक्रम बनाया गया है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजकीय कामकाज, प्रशासनिक कामकाज और कार्यालयीन कामकाज में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहा जाता है। जैसे प्राचीन काल में राजकीय कामकाज की, शासकीय कामकाज की और प्रशासनिक कामकाज की भाषा जो है वह संस्कृत भाषा थी। बाद में मध्यकाल तक आते आते वह भाषा, वह स्थान फारसी ने ले लिया। अंग्रेज़ों के आते ही अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा बनी। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के बाद इस देश की प्रधान भाषा के रूप में आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। आज हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा है। भारतीय संविधान में उसके लिए प्रावधान है। राष्ट्रभाषा के संबंध में भी यही तत्व है कि जनता में, समाज में प्रचलित जो भाषा है, प्रधान रूप से बोली और समझी जाती है, उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। जन आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व काल में हिंदी ने जन आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था और इसी आधार पर तत्कालीन नेताओं ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए एक आंदोलन चलाया था और उसे यश प्राप्त हुआ। 14 सितंबर 1949 को यह भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। कौन सी? हिंदी के कई रूप हैं। जैसे 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 18 बोलियाँ थी, 18 भाषाएं थी। लेकिन 2011 तक वह भाषाएं 22 हो गए। आज और भी अधिक भाषाएं बढ़ रही हैं, लेकिन हिंदी, सिर्फ उसी हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है जो खड़ी बोली हिंदी है। हिंदी के कई रूप हैं, जैसे ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली और भी कई भाषा के रूप है। बिहारी हिंदी है, गुजराती है, वगैरह वगैरह। लेकिन राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा जो प्राप्त हुआ है वह केवल खड़ी बोली हिंदी को प्राप्त हुआ है। बाकी सभी उसकी हिंदी की बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, जिसे अंग्रेजी में डायलेक्ट कहा जाता है। और खड़ी बोली में ही लिखा जाने वाला जो साहित्य है वह हिंदी साहित्य के रूप में विशेष रूप से विख्यात है। हम जो पढ़ते हैं
लिखते हैं वह हिंदी खड़ी बोली हिंदी ही है। हिंदी गद्य का आविर्भाव, वस्तुतः हिंदी साहित्य का आविर्भाव 10वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन आरंभ में वह भाषा सिर्फ पद्य साहित्य की भाषा थी। अपभ्रंश मिश्रित डिंगल और पिंगल भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए उसे रासो साहित्य माना गया। वे हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य थे, जैसे बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो और परमान रासो। उसके बाद अमीर खुसरो और विद्यापति ने भी हिंदी में साहित्य सृजन किया, जो विशेषतः पद्य के रूप में प्रचलित है। भक्ति काल तक आते आते फिर सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, ये दो शाखाएं प्रधान रूप से प्रवाहित रही है, लेकिन इनकी भाषा भी पद्य की ही भाषा रही है। पद्य विधा में उन्होंने अपनी भक्ति संबंधी रचनाओं का सृजन किया। 16वीं शताब्दी में गद्य का आविर्भाव हुआ। कवि गंग की एक रचना है जिसका नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। यह हिंदी का पहला गद्य ग्रंथ माना जाता है। कुछ विद्वानों ने राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योगवशिष्ट हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के 4 प्रोफेसर लल्लूलाल, इंशाअल्लाह खान, सदल मिश्र और सदा सुखलाल, इन 4 प्रोफेसर ने हिंदी गद्य को प्रतिष्ठित किया, उसका प्रचार और प्रसार किया। भारतेंदु काल, जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है, इस काल में लेखन की बाढ़ सी आ गई। इसमें कविताएं भी लिखी गई, गद्य साहित्य भी लिखा गया। अंग्रेजी के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद भी हुआ, कुछ बांग्ला के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ और हिंदी का गद्य साहित्य अत्यधिक समृद्ध हुआ। कुछ सृजनात्मक लेख भी लिखे गए और विशेष रूप से इस काल में पत्रकारिता प्रधान रूप से पटल पर थी और सभी उस काल के साहित्यकार एक न एक पत्रिका चलाते थे। जैसे बाला बोधिनी है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है और भी कई पत्रिकाएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि लोगों ने कई पत्रिकाएं गद्य में चलाई। उसके बाद जागरण सुधार काल आरंभ होता है, जिसके प्रतिष्ठापक पुरस्कर्ता महावीर प्रसाद द्विवेदी है और उनके नाम से ही इस काल को द्विवेदी काल कहा जाता है। इस काल में गद्य और पद्य दोनों का विकास हुआ और विशेष रूप से पद्य का विकास हुआ, क्योंकि राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत कविताएं इस काल में लिखी गई। क्योंकि जब स्वतंत्रता आंदोलन का यह महत्वपूर्ण दौर चल रहा था, जागरण तो हुआ है, लेकिन जागरण में सुधार की आवश्यकता है। पराधीनता के प्रति लोगों को ज्ञान होना और उस ज्ञान को प्रवाहित करना अनिवार्य है। इस कारण उस काल में जनजीवन से प्रचलित जनजीवन में क्रांति की भावना प्रज्वलित करने के लिए देशभक्ति पर कविताओं का सृजन किया। जैसे मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीरानेक। इस प्रकार की कई कविताएं द्विवेदी काल में लिखी गई। द्विवेदी काल के बाद आरंभ होता है छायावाद। छायावाद में प्रसाद पंत और निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिंदी में साहित्य सृजन किया। जैसे उदाहरण द्रष्टव्य है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। संस्कृतनिष्ठ तत्सम और तद्भव शब्दों से युक्त रचनाओं का सृजन इस काल में हुआ। दूसरा एक उदाहरण द्रष्टव्य है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। इसमें जो शब्द है वे सभी तत्सम शब्द दिखाई देते हैं। कुछ तद्भव शब्द भी है, लेकिन संस्कृतनिष्ठ हिंदी जो है, हिंदी का रूप जो है वो प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा की रचनाओं में मिलता है, जिन्होंने गद्य और पद्य दोनों में अपना साहित्य सृजन किया है।
इस काल में कहानी लिखी गई, नाटक लिखे गए, कविता लिखी गई और अन्य भी कई विधाएं लिखी गई और हिंदी का परिष्कार होता रहा, हिंदी साहित्य का परिष्कार होता रहा। हिंदी साहित्य का उद्भव वास्तव में 10वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन उसके विकास के कई चरण हैं। जैसे आदिकाल, जिसमें रासो साहित्य और लौकिक साहित्य आता है। अमीर खुसरो ने लिखा है, गोरी सोवे शेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन बही चहुदेश। जो वर्तमान हिंदी भाषा का रूप जो है वह अमीर खुसरो की भाषा में मिलता है। जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर थाल वो फिरे, पर मोती उसमें से एक न गिरे। और एक उदाहरण दृष्टव्य है, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, बैठी ढोल बजाए। इस प्रकार की कई रचनाएं उस काल में लिखी गई, लेकिन उस हिंदी का रूप आज भी दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि 7वीं शताब्दी से लेकर हिंदी अनेक साहित्य सृजन के माध्यम से यात्रा करती रही है। आदिकाल में भी उसने हिंदी साहित्य का प्रतिनिधित्व किया है, साहित्य का प्रतिनिधित्व किया है। भक्ति काल में सुर, तुलसी और जायसी की भाषा, कबीर की भाषा परिनिष्ठित भाषा दिखाई देती है। जिस युग में कबीर, सुर, तुलसी और जायसी जैसे रससिद्ध कवियों और उनके महाकाव्यों की दिव्यवाणी हृदय से निकलकर देश के कोने कोने में फैल गई, उस युग को हिंदी साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग के नाम से जाना जाता है और निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। कबीर की भाषा खिचड़ी है। कबीर स्वयं अक्खड़ फक्कड़ फकीर थे और देश में तीर्थाटन करते थे, इसलिए प्रादेशिक भाषाओं के शब्द जो है उनके साहित्य में आए हैं, किंतु यह हिंदी की मुख्य भाषा के रूप में कबीर की भाषा भी प्रवाहित रही है। आधुनिक काल तक आते आते छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता आदि सभी कविताओं में हिंदी का परिष्कृत रूप हमें दिखाई देता है। हिंदी साहित्य में अब सभी विधाएं लिखी जा रही हैं, नई नई विधाएं आ भी रही है और ये हिंदी विकास का सिलसिला निरंतर जारी है। हिंदी बोली थी, बोली से भाषा बन गई, भाषा विभाषा बन गई और राजभाषा बन गई, राज्य भाषा बन गई, राष्ट्रभाषा बन गई, अब विश्व भाषा बनने के कगार पर खड़ी है। बीज पाठ्यक्रम के रूप में, सामान्य परिचय के रूप में मुझे लगता है कि इतना विवेचन काफ़ी है। धन्यवाद।